क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन के जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो आ जाता है मेरा बेड, ठीक है, बेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे हेड स्टॉक के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग टेल स्टॉक के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग कैरीज के बारे में, कैरीज का 5 पार्ट होता है वो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग फीड मैकेनिज्म के बारे में, और फिर देखेंगे हम लोग थ्रेड कटिंग के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हाफ नट का यूज़ करते हैं थ्रेड कटिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारे चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने कहा था, बेड के बारे में हम लोग देखेंगे। आखिर बेड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो बेड जो होता है सबसे निचला पोर्शन होता है लेथ मशीन का, और ये पूरा का पूरा वेट को कैरी करता है। जितना भी वेट रहता है लेथ मशीन का, सबको क्या करता है, झेलता है, यही है वेट को, राइट। इसलिए बेड हो जाता है इंपॉर्टेंट। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहले तो ये बोलेगा कि लेथ मशीन किस चीज़ का बनाया रहता है, ठीक है, कौन सा मेटल का बनाता है या फिर आपका कोई एलॉय का। तो याद रखना ये आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। कहीं कहीं जगह में सिर्फ आपको कास्ट आयरन बोलेगा, तो याद रखना या तो कास्ट आयरन बोलेगा तब भी चलेगा, या फिर अगर पूरा स्पेसिफिक दिया रहेगा ग्रे कास्ट आयरन तो भी होगा। और ये हम लोग करते हैं किससे, देखो यहाँ पे मेड बाय रीमेल्टिंग ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन को हम लोग रीमेल्टिंग करके कास्ट आयरन को बनाते हैं, और ग्रे कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं क्या है, आपके बेड, और कास्टिंग प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, कि कास्टिंग प्रोसेस से हम लोग कास्ट आयरन के हेल्प से, वो भी स्पेसिफिक बोले तो ग्रे कास्ट आयरन से रीमेल्टिंग करके पिग आयरन से हम लोग बनाते हैं बेड को। बेड का काम क्या होता है सर, तो बेड जो होता है काम करता है, ये प्रोवाइड करता है जितनी भी आपका वेट है उसको वो कैरी करके रखता है, ठीक है, यानी कि टू प्रोवाइड गुड। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बता देते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं बेड को बनाने में, क्योंकि ये डैम्पिंग प्रॉपर्टी इसका काफ़ी अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये कंप्रेसिव रेजिस्टेंस भी इसका काफ़ी हाई होता है, ठीक है, हाई कंप्रेसिव रेजिस्टेंस के चलते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट को कैरी करे। ऐसा ना हो कि मान लो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका हेड स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप टेल स्टॉक है, इसके बाद यहाँ पे आपका टूल पोस्ट है, कैरीज वगैरह है, तो ये सभी का लोड को झेलना पड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि बेड जो है ये आपको दिखा रहा है डार्क कलर से, ये मेरा बेड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये कहीं झूल ना जाए, बेंड ना कर जाए, इसीलिए हम लोग को हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए बेड का। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कास्ट आयरन को, और डैम्पिंग प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, यानी झटका वगैरह भी लगे तो उस चीज़ को झेल पाए, बिकॉज ड्यूरिंग मेटल कटिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत झटका भी आता है तो वो डैम्पिंग को भी झेल सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर रहता है आपका, लेफ्ट साइड में रहता है हेड स्टॉक, और राइट साइड में रहता है आपका टेल स्टॉक, राइट। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे सबसे यहाँ बताया गया एक्टिंग एज ए बेस फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ लेथ, यानी कि ये एज ए बेस कंपोनेंट के बाद का बेस कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। बेस मीन्स क्या होता है, जिसके ऊपर में सब कुछ रहता है, तो बेस की तरह ये होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बेस। आगे देखेंगे कास्टेड विद सिंगल पीस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि जो बेड होता है ना उसको सिंगल कास्टिंग में, सिंगल कास्टिंग मतलब एक बार ही कास्ट करके निकाल लेते हैं, इतना बड़ा पार्ट है तो इतना बड़ा पार्ट हम निकालेंगे 1 पार्ट में। हाँ कभी कभी अगर लेथ मशीन काफ़ी बड़ा है तो हम लोग 2 पार्ट को कास्ट करके दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन अधिकतर ये सिंगल कास्टिंग से ही बना जाता है मेजर में, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैरीड रेस्ट ऑन द बेड एंड द स्लाइड ऑन इट, यानी कि कहने का मतलब है क्या है कि सारी चीज़ को ये क्या करता है, कैरी मतलब झेलता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके ऊपर में सारे पार्ट जो होता है वो स्लाइड होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हेड स्टॉक होता है, यहीं पे आपका चक होता है, ठीक है, ये आपका चक है, ये आपका चक है, यहीं पे लगा रहता है मेरा जॉब लगा रहता है, इसके पीछे मेरा स्पिंडल लगा रहता है, यहाँ आपका हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक में आपका गियर वगैरह रहता है, ठीक है, असेंबल यहाँ पे गियर वगैरह रहता है, जो मोटर से हम लोग करंट देके इसको चलाते हैं, फिर स्पिंडल चलता है, फिर चक में मेरा जॉब रहता है वो रोटेट करता है, फिर यहाँ पे टूल पोस्ट रहता है, यहाँ पे कटिंग टूल मटेरियल रहता है, और ये मेरा रहता है टेल स्टॉक रहता है। टेल स्टॉक में डेड सेंटर होता है, तो इससे हम लोग सपोर्ट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो ये सभी किस पे है, सभी मेरा बेड पे ही है, और बेड पे ही ये ट्रेवल करता है, चाहे कैरीज का बात करें, टेल स्टॉक का बात करें, फिर हेड स्टॉक का बात करें। बात समझ में आए, चलो तो ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सर वो बता दीजिए। तो मैंने जैसे कहा आपको सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो आपका लेथ बेड होता है वो आपका ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका हाई डैम्पिंग प्रॉपर्टी रहता है और हाई कंप्रेसिव रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये जो आपका बेड होता है वो मेरा बेस होता है, बेस मटेरियल होता है जो कि टोटल वेट को कैरी करता है, ठीक है, ये आपको यहाँ रखना है। इसके बाद ये जो है आपको मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि भाई सिंगल कास्टिंग से बनाते हैं, इसके अलावा रीमेल्टिंग पिग आयरन का करते हैं, तब जाके हम लोग बनाते हैं। तो ये अदर चीज़ है, बट ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कास्ट आयरन का बनता है और बेस मटेरियल होता है और हाई कंप्रेसिव रेजिस्टेंस वगैरह होता है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, और एक चीज़, ये जो आपका बेड होता है, बेड
ये पूरा का पूरा मेरा बेड है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बेड है। ओके, अब इस बेड में दो जो चीज़ रहता है जिसमें कोई भी चीज़ मेरा रोटेट करता है, यानी कि जो मेरा स्लाइड करेगा वो कहलाता है मेरा बेड वे। क्या कहलाता है मेरा? वे कहलाता है, बेड वे। जैसे मैं यहाँ पे अदर कलर से दिखाता हूँ, जैसे आपको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक रहेगा और यहाँ वैसे नीचे में दिखाया गया, देखिए यहाँ पे बेड वे दिखाया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है? मेरा बेड वे है। यानी कि वे मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है, मतलब वैसा रास्ता जिसमें मेरा कैरीज या टूल पोस्ट जो मूव करता है। जैसे ये मेरा कैरीज है तो कैरीज में टूल पोस्ट लगाता है, तो इसको हम लोग मूव करते हैं ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करते हैं या फिर ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। तो आपका ये सब जो मूव होता है कहाँ पे होता है? इस बेड वे में ही मूव होता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाता है कि बेड वे में दो तरह का मूवमेंट होता है, यानी दो चीज़ को मूव कराया जाता है। एक तो होता है मेरा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी मूव करता है, एंड आपका कैरीज भी मूव करता है। तो कैरीज जो मूव करता है, तो कैरीज जो मूव करता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं आपका आउटर साइड में, और जो मेरा टेलीस्कोप मूव करता है वो मेरे इनर जो आपका वे रहता है वहाँ मूव करता है। कैसे से अगर नहीं समझ में आए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ बताया गया है, यहाँ देखिए कि टू सेट्स, एक सेकंड हाइलाइटर में पिला लेता हूँ। टू सेट्स ऑफ गाइड वे, गाइड वे, गाइड मीन्स क्या करता है? वे मतलब रास्ता दिखाता है कि भाई किधर से मेरा कैरीज या टेलीस्कोप जो है मूव करेगा। अब इसमें होता है कि आपका इनर वे, एक होता है आपका आउटर वे। अब इनर वे कौन सा हो गया? जैसे कि ये मान लो, देखो ये दोनों चीज़ को मैं फिगर यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, मान लो इस तरह का है, ठीक है। ये मेरा पहला है वे और ये दूसरा वे है, ठीक है। ये मेरा गाइड वे है। तो गाइड वे का इनर पार्ट हो गया ये वाला, बाहर वाला पार्ट जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये आपका इनर पार्ट हो गया, ठीक है। और ये भी आपका इनर पार्ट हो गया, और आउटर पार्ट को मैं ब्लैक से दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका इनर पार्ट हो गया ये वाला, ये इनर पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगा रहता है मेरा टेलीस्कोप लगा रहता है, मान लो इस तरह करके, ठीक है। टेलीस्कोप लगा रहता है और यहाँ पे मेरा कैरीज लगा रहता है। तो कैरीज जो मूव करता है वो आपका इस पार्ट में मूव करता है, मतलब आउटर पार्ट में जो रहता है वो कैरीज मूव करता है। यानी कि जो आपका आउटर वे है वो कैरीज के लिए हो जाता है, और जो आपका इनर पार्ट होता है वहाँ पर टेलीस्कोप के लिए होता है। तो टेलीस्कोप इनर पार्ट के लिए होता है, आउटर पार्ट के लिए आपका क्या होता है? कैरीज होता है। बात समझ में? जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे कैरीज लगा हुआ है, तो ये जो बाहर वाला देखो यहाँ पे दो दिखाया गया, ये एक नंबर का है और ये बाहर वाला दो है। तो जो अंदर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं इनर वे, उसको क्या बोलते हैं? इनर गाइड वे बोलते हैं। और जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर गाइड वे, ठीक है, आउटर गाइड वे। तो आउटर गाइड वे यूज होता है कैरीज के लिए, और जो आपका इनर होता है वो आपका इसमें टेलीस्कोप जो रहता है वो इसमें मूव करता है। तो देखो यहीं पे बताया गया, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इनर वे प्रोवाइड्स स्लाइड सरफेस टू दी टेलीस्कोप एंड आउटर वे ये आर फॉर कैरीज। ये आउटर वे किसके लिए होता है? कैरीज के लिए होता है। इनर वे किसके लिए होता है? आपका टेलीस्कोप के लिए होता है। ये भी आपका इनर आपका होता है। और जो वे हो जाता है गाइड वे हो जाता है, वे या गाइड वे बोल लो, ठीक है। तो ये गाइड वे तो अलग अलग शेप का पाया जाता है, जिसमें आपका फ्लैट भी हो जाता है, इन्वर्टेड वी शेप भी हो जाता है, और डॉबटेल भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये आपका फ्लैट है, ये क्या आपका फ्लैट गाइड वे है, ये आपका फ्लैट गाइड वे है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपका वी शेप्ड है। क्या है? वी शेप्ड है। तो वी शेप गाइड वे है, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? गाइड वे है। और यहाँ पे आपको देख ही रहे, यहाँ पे लिख दिए हैं डॉबटेल, ये आपका गाइड वे है, गाइड वे है, ठीक है। ये आपका वी शेप का दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये आपका डॉबटेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डॉबटेल, ये तीन तरह का मेरा गाइड वे होता है, जो कि यूज क्या करता है? टेल स्टॉक को और कैरीज को मूव कराने में, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो रनिंग कराता है, आगे पीछे होता है, उसको मूव कराने में यही हेल्प कराता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेड से रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे बेड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट था। विद द हेल्प ऑफ फिगर में सारा चीज़ को बता दी हूँ, ये आपका हेल्प करेगा सब चीज़ को समझने में, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे बेड वे का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे बता दिया हूँ कि बेडवे आर प्रेसियस ग्राउंड सरफेस दैट्स प्रोवाइड द पाथ ऑफ मोशन फॉर दी कैरीज एंड टेलीस्कोप। जैसे मैंने कहा कैरीज जो होता है वो आउटर गाइडवे का यूज़ करता है, और टेलीस्कोप मेरा इनर गाइडवे का यूज़ करता है, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग, और ये भी मैंने बता दिया कि फ्लैट भी गाइडवे हो सकता है, मेरा भी शेप भी गाइडवे हो सकता है, और मेरा डॉबटेल भी हो सकता है। तीनों तरह का अलग अलग तरह का हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे हेड स्टॉक के बारे में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेड स्टॉक है, ये मैं पहले बताया था पहले फिगर में भी कि मेरा हेड स्टॉक है। यहाँ पे देख लो, ये सर मेरा गियर अरेंजमेंट है, ये सारा जो हैंडल वगैरह है, ठीक है। स्पिंडल वगैरह से हम लोग गियर को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं स्पीड को। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है ये मेरा है स्पिंडल है, ये क्या है मेरा स्पिंडल है। और इसके बाद यहाँ जो दिख रहा है ये चीज़, ये मेरा है चक, ये मेरा चक है, और ये मेरा जॉब है,
ठीक है। जब हम लोग गियर को अटैचमेंट करते हैं स्पिंडल के साथ तो ये जो स्पिंडल है वो रोटेट करने लगता है और ये जो आपका जॉब रहता है वो जाके अंदर में फंस जाता है स्पिंडल के साथ। तो जैसे मेरा स्पिंडल रोटेट करेगा तो मेरा जॉब भी रोटेट करने लगेगा और इसको जो सेट करके फिक्स करता है वो फिक्स कौन करता है, मेरा चक करता है। चक का काम रहता है फिक्स करना जॉब को, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ होता है मेरा हेड स्ट्रोक। अब देखेंगे हम लोग हेड स्ट्रोक के बारे में कि हेड स्ट्रोक के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको देखना और जानना है जो कि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये जो मेरा आपका प्लेस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट में होता है। जो भी आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ देख लो, ये आपका मान लो पूरा का पूरा लेथ मशीन है, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। ये आपका राइट साइड हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका है हेड स्ट्रोक, ये हेड स्ट्रोक है यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको हेड स्ट्रोक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बोलेगा किस चीज़ का बनाया रहता तो सेम प्रोसेस यहाँ से कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग के थ्रू हम लोग बनाते हैं हेड स्ट्रोक को। तो ये भी आपको याद रखना कि विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग और कास्ट आयरन से बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा कास्ट आयरन को क्यों लेते हैं, क्योंकि डैम्पिंग प्रॉपर्टी काफ़ी हाई रहता है और हाई रेजिस्टेंस रहता है, उसको झेलता कोई भी फोर्स वगैरह को, ठीक है। इसके अलावा इसमें चक रहता है, चक इज अटैच्ड टू द हेड स्ट्रोक। आपको जैसे पता है, मैंने कहा कि चक यहाँ पे अटैच रहता है और ये जो चक रहता है वो आपका 3 जो चक भी हो सकता है और 4 जो चक भी हो सकता है, ठीक है। जो मेरा 3 जो चक होता है वो यूनिवर्सल जो होता है, यानी कि एक अगर हम लोग जो को फिक्स करेंगे तो सभी एक साथ फिक्स होता है। जबकि जो 4 जो चक होता है वो मेरा क्या हो जाता है, यूज किया जाता है फॉर स्क्वायर टाइप का जॉब के लिए। और जो 3 जो चक होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं सर्कुलर जॉब के लिए, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर टाइप का कैसा जॉब होता है, इस तरह का जॉब होगा कुछ। अब स्क्वायर टाइप का जॉब के लिए हम लोग अगर एक को फिक्स करेंगे तो दूसरा फिक्स नहीं होगा, सबको इंडिविजुअली फिक्स करना पड़ता है, राइट। उसमें मेरा 4 जो होता है और 3 जो में मेरा 3 जो होता है। ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड क्या करता है मेरा चक, ये चक करता है प्रोवाइड मेरा रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, मोशन ऑफ द वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस को मोशन कराने में मेरा हेल्प करता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरा यूज होता है हेड स्ट्रोक का। तो ये ट्रांसमिट करता है पावर को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेथ, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेथ तक पहुंचाता है पावर को, ठीक है। ये काम रहता है किसका, हेड स्ट्रोक का। फिर इट्स इंक्लूड द गियर, ट्रेन, प्यूली, ये सारा चीज़ इसमें अटैचमेंट रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ढेर सारा जो आपको गियर देखने को मिलेगा, जैसे स्पिंडल गियर हो गया, आपका टम्बलर गियर हो गया, स्टड गियर हो गया, फिर आइडियल गियर हो गया। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा गियर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, कहाँ पे, हेड स्ट्रोक में। इसके अलावा यहाँ पे मेरा पुलिस भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे है ये गियर अरेंजमेंट है, ये आपका कॉन पुली है, ये दोनों साइड मेरा कॉन पुली है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन जो ड्राइव करता है पूरा का पूरा सिस्टम को, स्पिंडल को, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग शाफ्ट। और ड्राइविंग शाफ्ट जो है ये कनेक्टेड रहता है आपका ड्रिवन शाफ्ट से। तो ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करवाता है, फिर ये ड्रिवन शाफ्ट तक पहुँचता है, फिर स्पिंडल पहुँचता है, स्पिंडल के बाद पहुँचता है वो चक के बाद वो जॉब पे, फिर वो रोटेट करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है। इट हैज़ मेन स्पिंडल विच कनेक्ट द लाइव सेंटर एंड वर्कपीस अटैच टू द लाइव सेंटर। इट सपोर्ट द वर्कपीस एंड ऑल्सो रोटेट। देखो लाइव सेंटर क्यों कहा जाता है, देखो इस फिगर के में आप ध्यान देना, इसको हम लोग लाइव सेंटर करने के पीछे लॉजिक मेरा यही था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो मेरा मान लो जॉब है, स्पिंडल है, ये स्पिंडल मेरा रोटेट करता है, घूमता भी है, क्योंकि ये गियर वगैरह से कनेक्टेड रहता है। जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं मेरा स्पिंडल जो है रोटेट करने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है मेरा लाइव। यानी लाइव मीन्स क्या होता है, जिंदा, यानी कि चूंकि ये सपोर्ट करता है, ये मान लो जॉब यहाँ पे दे दी, जॉब को तो हैंडल करके रखा, जॉब को ये सपोर्ट भी करता है और जॉब को रोटेट भी करवाता है। दैट इज वाई ये कहलाता है मेरा लाइव सेंटर, जो कि स्पिंडल से कनेक्टेड रहता है। ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, और ये रोटेट भी करता है और मेरा सपोर्ट भी करता है, राइट। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है अ कॉन पुली कैन बी यूज टू अचीव डिफरेंट स्पिंडल स्पीड व्हेन अटैच टू द इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं तो गियर मेरा घूमने लगता है और ये मेरा एक कॉनपुली हो जाता है। देखो यहाँ पे कॉनपुली हो जाता है, इसका काम क्या रहता है, अलग अलग स्पीड वेरिएशन करना। अगर मेरा लेथ मशीन ज़्यादा स्पीड में चाहिए तो मेरा जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं उससे कनेक्ट रहता है मेरा कॉनपुली, वो मेरा ज़्यादा रोटेट करने लगता है। उससे देखो मेरा सबसे पहले कॉनपुली, और यहाँ पे देखो ये बाहर में जो है ये मेरा मान लो स्पिंडल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेरा कॉनपुली रोटेट करेगा स्पीड, उतना ही रोटेट मेरा स्पिंडल करेगा। तो मेरा कौन ये हैंडल कर रहा है स्पिंडल के स्पीड को, कॉन पुली, जो कि कनेक्टेड है मेरा मोटर से। तो ये भी मेरा काम रहता है जो कि हेड स्ट्रोक में रहता है। फिर यहाँ पे बताया गया है बाय यूजिंग द बैक गियर अरेंजमेंट ए वाइड रेंज ऑफ स्लोअर स्पीड ऑब्टेन। यानी कि ढेर सारा अगर हम लोग गियर अरेंजमेंट कर देते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बात है स्पीड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बताया कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। मान लो एक मेरा छोटा गियर है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे मेरा एक बड़ा गियर है। अब यहाँ पे अगर छोटा गियर को बड़ा गियर के साथ, काफ़ी गंदा मैं फिगर बना दिया हूँ, देखो मान लो ये मेरा अच्छा से गियर बनाते हैं, ये मेरा एक छोटा गियर है, ठीक है,
और इसके बाद एक हम लोग बनाते हैं बड़ा गियर, ये मेरा काफ़ी बड़ा गियर है। अब अगर मैं इसके साथ बड़ा गियर को लगाता हूँ, चलो कोई नहीं, इसी समझ लो स्पीड बताना, तो अगर छोटा गियर अगर मेरा 4 बार रोटेट करेगा तो बड़ा गियर 1 बार रोटेट करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वही हम लोग जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब एक बड़ा गियर में हम लोग छोटा गियर को अगर लगा देते हैं, ठीक है, बड़ा गियर में क्या करते हैं, छोटा गियर को लगा देते हैं, तो बड़ा गियर अगर 1 बार रोटेट करता है तो छोटा गियर मेरा 4 बार रोटेट करेगा, तो स्पीड यहाँ बढ़ जाएगा। 4 बार ही फिक्स नहीं बता रहे, एग्जांपल बता रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे गियर अरेंजमेंट से क्या कर सकते हैं, स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। फिर बताया गया स्पेशल गियर लाइक चेंज व्हील, चेंज व्हील जो होता है स्पेशल गियर होता है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट वेलोसिटी रोटेशन फॉर द थ्रेड कटिंग, यानी कि थ्रेड कटिंग के टाइम पे भी हम लोग जो व्हील स्पेशल चेंज व्हील को यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो स्पीड है गियर का उसको मेंटेन कर सकते हैं, खास स्पेसिफिक गियर का स्पीड प्रोवाइड कर सके लेथ मशीन को, ठीक है। तो यहाँ से आप देख ली किसके बारे में, जितने भी हेड स्ट्रोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, हेड स्ट्रोक कास्ट आयरन का बना रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है लेथ मशीन का, ठीक है। उसमें चक लगा रहता है, और चक जो लगा रहता है, चक के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। जो मेरा हेड स्ट्रोक है इसको हम लोग लाइव सेंटर इसमें होता है, क्यों, क्योंकि जो स्पिंडल रहता है वो रोटेट करता है सपोर्ट के साथ साथ, इसलिए लाइव सेंटर कहा जाता है। इसमें गियर ट्रेन वगैरह रहता है, पुलिस वगैरह रहता है, ठीक है। और इसमें जो मेरा कौन पुली रहता है वो डिफरेंट तरह का स्पीड दे सकता है स्पिंडल को, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वो कनेक्टेड रहता है। गियर अरेंजमेंट के साथ हम लोग स्पीड कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं आपके लेथ मशीन के स्पीड को, राइट। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है। अब हम लोग जाता है टेल स्ट्रोक। लेथ मशीन का आपका राइट साइड में आपको मिलेगा, जैसे मैं आपको लेथ मशीन के ये फिगर आपको दिखाऊं, तो जैसे मैंने कहा था इधर आपका लेफ्ट साइड में आपका हेड स्ट्रोक है, और आपका राइट साइड में, इधर राइट साइड में होता है मेरा टेल स्ट्रोक। यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा टेल स्ट्रोक होता है। तो पहली बात तो राइट साइड में होता है। आगे देखते हैं और क्या आ जाता है मेरा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट यही मेरा आ गया कि ये मेरा होता है कहाँ पे, राइट साइड में होता है, ठीक है, ओके। ये भी मेरा बेड पे ही सिचुएटेड होता है, उसी के ऊपर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूज टू परफॉर्म ड्रिलिंग ऑपरेशन। अधिकतर जो हम लोग यूज़ करते हैं टेल स्ट्रोक को, वो ड्रिलिंग के लिए करते हैं। और ये याद रखना कि टेल स्ट्रोक जो होता है कभी भी मूव नहीं करता है, इसका जो हेड रहता है, जैसे यहाँ पे T5 जो दिखाएगा ये चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। डेड सेंटर बोलते हैं, क्यों डेड सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं करता है, ये मूव नहीं करता है, ओनली सपोर्ट करता है। क्योंकि ये ओनली सपोर्ट करता है इसीलिए हम लोग डेड सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा और एक क्यों होता है, जब हम लोग कोई लंबा सिलेंड्रिकल जॉब को हम लोग कर रहे हैं तो उसके बीच में, यानी कि जो आपका हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक है उन दोनों के बीच में सेट कर देते हैं, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जो हो वो ड्यूरिंग द मशीनिंग के टाइम पे वो बेंडिंग ना हो, ठीक है, ओके। मेन फंक्शन के बारे में यहाँ बताया गया। सबसे पहले क्या बताया गया, मेन फंक्शन, सॉरी यहाँ पे इरेज हम ले लिए थे, 1 मिनट, ओके। तो द मेन फंक्शन ऑफ द टेल स्ट्रोक इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द वर्कपीस, यानी कि आपका टेल स्ट्रोक का मेन फंक्शन होता है वर्कपीस को सपोर्ट करना, सपोर्टिंग द सर्कुलर जॉब ऑन द लेथ मशीन ड्यूरिंग द टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन के टाइम पे मेरा सर्कुलर जो जॉब रहता है उसको सपोर्ट करना, ताकि वो बेंड ना हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एडजस्ट करते हैं विद द रिस्पेक्ट टू द स्पिंडल सेंटर के बेसिस पे हम लोग एडजस्ट करते हैं आपके जॉब को, ठीक है। इट्स कैरीज ए डेड सेंटर, जैसे मैंने कहा डेड सेंटर आता है, वाई, बिकॉज ये ओनली सपोर्ट करता है, ये मूव नहीं करता, इसीलिए इसको डेड सेंटर हम लोग कहते हैं, राइट। आगे देख लो, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका लाइव सेंटर या डेड सेंटर है इसमें मेरा 60 कोनिकल पॉइंट रहता है, यानी कि ये जो मेरा एंगल इस तरह का रहता है, दोनों तरफ देखने को मिलेगा आपको। हेड शॉर्ट मतलब एक सेकंड में फिगर यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हेड स्ट्रोक ले लो या फिर टेल स्ट्रोक ले लो, यहाँ पे हेड स्ट्रोक इस तरह करके रहेगा या फिर यहाँ पे टेल स्ट्रोक रहेगा, दोनों जो रहेगा, ये जो कोनिकल पॉइंट रहता है वो मेरा 60 कोनिकल मेरा पॉइंट दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। टेल स्ट्रोक में अधिकतर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आपका 60 एंगल का हम लोग कोनिकल यहाँ पे पॉइंट देते हैं, क्यों, ताकि वो फिट अच्छी तरह से हो जाए मेरे सेंटर में, ठीक है। टू फिट द सेंटर इन द सर्कुलर जॉब एंड द अदर एंड हैज टेपर टू अलाउ फॉर इजी एंड गुड फिटिंग के लिए, ये सारे चीज़ के लिए हम लोग 60, ये इंपॉर्टेंट खाली ध्यान रखना कि हम लोग 60 कोनिकल पॉइंट देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ हेवी जॉब ड्यू टू जी लार्ज फ्रिक्शन जैमिंग में टेक प्लेस, यानी कि अगर हम लोग हेवी जॉब कर रहे हैं तो उसके फ्रिक्शन ज़्यादा होने के चक्कर में मेरा जाम भी हो सकता है, ठीक है। विच कैन बी अवॉइड बाय द माउंटिंग डेड सेंटर इन दी बॉल बेयरिंग। तो हम लोग अगर डेड सेंटर में बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, तो बॉल बेयरिंग लगाने से अगर हम लोग हेवी जॉब भी करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते मेरा जाम नहीं होगा, जाम जो हो जाता है ना, वो जाम नहीं होगा अगर हम लोग बॉल बेयरिंग लगाते हैं, कहाँ पे, डेड सेंटर में। बात समझ में आई कि नहीं, ताकि मेरा लार्ज फ्रिक्शन के चलते हेवी ड्यूटी जब हम लोग वर्क करेंगे तो लार्ज फ्रिक्शन के चलते उसमें जाम ना हो, जैमिंग ना करे,
राइट, समझ आएगा। अब हम लोग देखेंगे कैरीज के बारे में। आपको पता है कैरीज जो होता है, जिसको हम लोग लेथ डॉग भी बोलते हैं, ये मेरा हेड शॉट सॉरी आई मीन हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लो हेड स्टॉक। चलिए बताइए, तो हेड शॉट आप लोग कोई ना कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो कि फ्री फायर जरूर खेलता होगा, ठीक है, तो वहीं से आता है ये हेड स्टॉक। चलिए देखो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, हेड स्टॉक ये वाला हो जाता है मेरा टेल स्टॉक, और बीच में यहाँ जो दिख रहा है ये मेरा हो जाता है कैरीज। तो कैरीज कहाँ हो जाता है, मेरा बीच में हो जाता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में। बाद में बात, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड सारे इफेक्ट जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, माउंटिंग ऑन द, यहाँ पे देखो बताया गया है माउंटेड ऑन आउटर गाइड वे। मैंने कहा था कि जो आपका गाइड वे होता है दो तरह का होता है, एक इनर होता है एक आउटर होता है। इनर वाला यूज होता है आपका टेल स्टॉक के लिए, और आउटर वाला जो गाइड वे यूज होता है वो हो जाता है आपका किसके लिए, कैरीज के लिए यूज होता है। समझ है, वही चीज़ को बताया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है सो दैट इट कैन मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस। जो भी मेरा स्पिंडल रहेगा एक्सिस के पैरेलल में मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है, जो भी मेरा लेफ्ट सेंटर है उसके पैरेलल में मूव करता है ना, ठीक। ओके, इट इंक्लूड, मैंने कहा था कैरीज में 5 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है सर, वो मुझे बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे एक रहता है एप्रन। एप्रन जो होता है आपका लोअर पार्ट होता है कैरीज का, ये समझ लो एक तरह से खोली होता है, यानी कि इसके अंदर सारा पार्ट्स रहता है, ठीक है, डिब्बा टाइप से। जैसे इस फिगर में आप देख लो, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एप्रन। एप्रन किसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपका बॉक्स है ये सारा पार्ट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जितने पार्ट्स है सबको, जो डिब्बा जो है, जो जिसके अंदर सब कुछ है उसको दिखाने का कोशिश करा। जो लोअर पार्ट होता है, सबसे लोअर पार्ट है, ठीक है। लोअर पार्ट जो है वो मेरा क्या हो जाता है, आपका एप्रन हो जाता है, लोअर पार्ट, ठीक है। आके ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। फिर आ जाता है मेरा क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के बाद जाता है मेरा सैडल। सैडल के बाद जाता है मेरा कंपाउंड रेस्ट। फिर आ जाता है मेरा टूल पोस्ट, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके सब चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या बताया गया यहाँ पे, यूजिंग द गियर मैकेनिज्म ऑन द एप्रॉन द डायरेक्शन ऑफ द फीड कैन बी एडजस्टेड। यानी कि एप्रॉन का यूज होता है क्या, उसके अंदर मेरा टोटल गियर मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन देने में, गियर मैकेनिज्म करने में मेरा एप्रॉन हेल्प करता है। फिर आ जाता है मेरा सेकंड नंबर में आ जाता है मेरा क्या, मैंने कहा था क्रॉस स्लाइड के बारे में। तो क्रॉस स्लाइड से रिलेटेड क्या है कि क्रॉस स्लाइड ट्रेवल टू राइट एंगल टू दी स्पिंडल एक्सिस। मैंने कहा था यहाँ पे आप देखो फिगर में बताया गया, इस फिगर मैंने कहा था क्रॉस स्लाइड क्या करता है, ये मेरा राइट एंगल, मतलब ये मान लो लेथ का चक है, चक से ये मेरा क्या एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस के मेरा पैरेलल ये मूव करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पैरेलल बोले सॉरी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करता है। मैंने आपको बता दिया था। जबकि मेरा हैंडव्हील एक होता है जो कि कैरीज में ही लगा रहता है, हैंडव्हील मेरा किस तरह मूव करता है, आपका लेफ्ट राइट, यानी टेल स्टॉक और हेड स्टॉक की ओर मूव करता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो क्रॉस स्लाइड है वो मूव करता है मेरा किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और मेरा जो आपका हैंडव्हील रहता है वो हम लोग यूज़ करते हैं आपके इस डायरेक्शन में, यानी पैरेलल डायरेक्शन में, एक्सिस के पैरेलल में मूव करता है, राइट। तो वही बताया गया है कि क्रॉस स्लाइड ट्रेवल टू राइट एंगल टू द स्पिंडल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये अप्रन था और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये रहता है आपका क्रॉस स्लाइड, मतलब ये वाला जो है आपका क्रॉस स्लाइड है, ये वाला क्या आपका क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। बात समझ में आए, ये हो गया मेरा क्रॉस स्लाइड। फिर हम लोग बात करेंगे आगे सैडल का। थर्ड नंबर में मेरा सैडल था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सैडल के बारे में। हम लोग सैडल क्या काम करता है भाई, सैडल के ऊपर मेरा रहता है आपका कंपाउंड रेस्ट। तो वो काम करता है कि भाई कंपाउंड रेस्ट मेरा कैसे वर्क करेगा, इस यही काम रहता है मेरा सैडल का, वो सपोर्ट करता है कंपाउंड रेस्ट को। तो देखो यहाँ पे बोला गया सैडल इज माउंटेड ऑन दी क्रॉस स्लाइड, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि देखो क्रॉस स्लाइड ये वाला था ना, तो क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर में, देखो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर में यहाँ पे रहता है मेरा सैडल, मतलब एप्रन के ऊपर रहता है क्रॉस स्लाइड के रहता है ऊपर सैडल। तो सैडल इज माउंटेड एक सेकंड, सैडल इज माउंटेड ऑन दी क्रॉस स्लाइड हैविंग ए कंपाउंड रेस्ट, उसके ऊपर में रहता है मेरा कंपाउंड रेस्ट। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं पीला से दिखाना चाह रहा हूँ, कंपाउंड रेस्ट ये ऊपर वाला जितना पार्ट है ना, ये आपका कंपाउंड रेस्ट है, ये पीला पार्ट। तो किसके ऊपर है, ये आपके सैडल के ऊपर है। ये सैडल यहाँ तक आ गया और इस सैडल के ऊपर में, सैडल मान लो ये सैडल यहाँ तक जाएगा, ये आपका सैडल है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये आपका सैडल है, और इसके जस्ट नीचे में मैं आपको ब्लू से दिखा रहा हूँ, वो मेरा था क्या, ये था मेरा क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड सबसे पहले हो गया, क्रॉस स्लाइड ये हो गया मेरा क्रॉस स्लाइड, ठीक है। ये आप देख ही रहे हैं, रेड वाला हो गया मेरा क्या, सैडल, और सैडल के ऊपर में पीला वाला है मेरा कंपाउंड रेस्ट। तो इसके ऊपर रहता है मेरा कंपाउंड रेस्ट रहता है, ओके, विच कैन बी एडजस्ट टू एनी एंगल, जिसको हम लोग किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं कंपाउंड रेस्ट को। क्यों, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट के ऊपर में मेरा रहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर
टूल पोस्ट, और इसी टूल पोस्ट में मेरा लगाया जाता है कटिंग टूल। ये मेरा कटिंग टूल यहाँ हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कटिंग टूल लगाते हैं ताकि हम लोग मटेरियल को कट कर सके। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले क्या है मेरा एप्रन आया, सेकंड नंबर में क्या है क्रॉस स्लाइड आया, थर्ड नंबर में क्या है सैडल आया, और फोर्थ नंबर में क्या है कंपाउंड रेस्ट आया, और फिफ्थ नंबर क्या है टूल पोस्ट आया। तो वही सबको यहाँ बताया गया है। फिर बताया गया है यहाँ पे देखो, फिर से वही कंपाउंड रेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया था। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड इज एक्चुएटेड बाई स्क्रू के साथ उसको हम लोग सेट कर देते हैं, विच रोटेट इन दी नट फिक्स टू दी सेडल, जो कि सेडल के साथ कनेक्ट रहता है। फिर हम लोग देख देते हैं टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में क्या हो जाता है, द टूल पोस्ट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरिज का, जो जिसमें मेरा फिट रहता है आपके क्या टूल पोस्ट, फिट इन दी टी स्लॉट। अब देखो इसमें टी स्लॉट क्या बोल रहा है, मेरा बात समझो। टूल पोस्ट आप समझ गए होंगे, ये वाला है टूल पोस्ट है, ठीक है, ये टूल पोस्ट। अब देखो टूल पोस्ट को यहाँ पे मैं फिगर दिखाया हूँ, ये आपका टूल पोस्ट दिखाई दे रहा है, ये भी आपका टूल पोस्ट दिखाई दे रहा है। इसमें मेरा टी स्लॉट रहता है, आप देख रहे हो यहाँ पे टी स्लॉट, ये वाला चीज़ मैं रेड से दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टी स्लॉट इधर भी है इधर भी है, यहीं पे हम लोग लगाते हैं कटिंग टूल। ये हम लोग कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहीं सेट किया। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है, टूल पोस्ट में। और उसके बाद ये क्या करता है, मेरा मटेरियल को कट कर देता है। तो वही बताया गया था टूल पोस्ट होल्ड। देखो द टूल पोस्ट होल्ड टूल होल्डर, ऑब्वियस ही बात है टूल पोस्ट में टूल होल्डर रहता है जो कि होल्ड करता है मेरा कटिंग टूल को, और उससे मेरा हम लोग कट करते हैं। समझ आया कि नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट आया मेरा इससे रिलेटेड, यानी कैरिज से रिलेटेड। कैरिज सबसे पहले तो हम लोग इसको बोलते हैं या तो कैरिज के नाम से, कैरियज के नाम से भी जानते हैं, बहुत कोई बोलता है इसको लेथ डॉग से भी जानते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखें कि ये जो है माउंटेड होता है मेरा सेंटर के बीच में, यानी कि लेथ हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें इसमें 5 पार्ट होता है, एप्रन होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, सैडल होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है और टूल पोस्ट होता है। एप्रन क्या काम करता है, एप्रन मेरा बॉटम पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द कैरेज होता है, जो कि सभी चीज़ को संभाले हुए रहता है, निचले पार्ट होता है, जिसमें जितना तरह का मैकेनिज्म हो जाता है, गियर मैकेनिज्म हो जाता है, डायरेक्शन देने का काम होता है, उसी के अंदर से किया जाता है, यानी कि जितनी उसमें मैकेनिज्म होता है। फिर हम देखें क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्या करता है, क्रॉस स्लाइड मेरा जो आपका स्पिंडल है, आई मीन जो भी आपका हेड स्टॉक में स्पिंडल रहता है, उसका जो हम लोग एक्सिस लेंगे, उस एक्सिस के जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, यानी कि आपका राइट एंगल डायरेक्शन पे, ठीक है, राइट एंगल डायरेक्शन पे ये मेरा क्या करता है, कटिंग करता है, यानी मूवमेंट करता है, जिसे इस फिगर में मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं सैडल। सैडल के ऊपर रहता है मेरा कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट का काम क्या रहता है, कंपाउंड रेस्ट मेरा फिक्स रहता है सैडल में, जो कि उसके ऊपर लगा रहता है मेरा टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट को मूवमेंट देता है जिधर भी मूवमेंट हो सके। और टूल पोस्ट में लगा रहता है मेरा टूल होल्डर, और टूल होल्डर में मेरा सेट रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि कटिंग करता है। तो ये हो गया कैरिज का पार्ट्स, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे और एक चीज़ जान लेना कि अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको ये पता है कि जो भी मेरा यहाँ पे कैरिज रहता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पे फिगर गया, इस वाले फिगर में, ठीक है। यहाँ जो मेरा कैरिज रहता है, यहाँ जो मेरा कैरिज रहता है, तो कैरिज में मैंने बताया था कैरिज से कनेक्टेड रहता है, 2 इस तरह का आता है मेरा चीज़, 2 रड आता है। आपको याद होगा दोनों रड का क्या नाम है, एक था मेरा लीड स्क्रू और एक रहा था मेरा फीड रड। जो फीड रड था मेरा सिलेंड्रिकल रड था, ठीक है, और मेरा जो लीड स्क्रू था, लीड स्क्रू वो मेरा था थ्रेडेड कटिंग, और ये मेरा किससे कनेक्टेड था, कैरिज से। तो कैरिज में जब हैंडव्हील से हम लोग आपका आगे पीछे करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो ये किसमें मेरा रन करता है, चलता किसमें है, लीड स्क्रू और फीड रड के बीच, उसी में मेरा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना जा रहा है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम लोग एक यूज करते हैं टम्बलर गियर। अब ये टम्बलर गियर क्या हो जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, द टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड रड इन द लेथ। अगर हम लोग वही लीड स्क्रू को, ठीक है, वही लीड स्क्रू को और फीड रड को, जिसमें मेरा पूरा का पूरा कैरिज उसी के सहारे चलता है, अगर उसके डायरेक्शन को हमको चेंज करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं टम्बलर गियर का। तो आपको अगर पूछे कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म का यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको बताना है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा है टम्बलर गियर्स, ये दोनों क्या है मेरा टम्बलर गियर्स है। तो इससे मेरा कनेक्टेड रहता है यहाँ पे लीड स्क्रू और फीड रड, ठीक है, समझ आया कि नहीं, ओके। और यहाँ देखो बताया गया था बाय एंगेजिंग द टम्बलर गियर कैरिज कैन बी मूव्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक। अगर हम लोग टम्बलर गियर को यूज़ कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक वो जाएगा, ठीक है। ये मेरा काम रहता है, लीड स्क्रू को और फीड रड को ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट देता है विद द हेल्प ऑफ टम्बलर गियर इन कैरिज।
नाउ ये सारा पॉइंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फीड मैकेनिज्म के बारे में। जितना देखो फीड मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली, फीड यानी कि मोशन देना। किसको मोशन देना, आपको पता है सबसे पहले जो मेरा मोशन जाता है वो हेड स्ट्रोक से होते हुए जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर आप देखोगे, मेरा हेड स्ट्रोक यहाँ पे है, ये आप देख रहे हो, ये मेरा हेड स्ट्रोक है, ठीक है, ये मेरा हेड स्ट्रोक है। तो हेड स्ट्रोक में ढेर सारा मैंने जैसे आपको कहा था गियर वगैरह लगा रहा था, ठीक है, यहाँ मेरा गियर अटैचमेंट रहता है। जब भी हम लोग मोटर वगैरह स्टार्ट करते हैं या भी जैसे भी इलेक्ट्रिक मोटर देते हैं, उसमें मेरा क्या रहता है, गियर स्टार्ट होता है, गियर से कनेक्ट रहता है मेरा स्पिंडल, या बीच में स्पिंडल रहता है, स्पिंडल कनेक्ट होता है मेरा किससे, चक से, और चक में मेरा अटैच होता है मेरा कोई भी जॉब। तो यहाँ मेरा ये रोटेट करने लगता है। अब इससे रोटेट करता है मेरा, इसके बाद ये आ जाता है किसमें, मेरा ये जो आपका कैरिज है, और कैरिज से कनेक्टेड क्या रहता है, मेरा जो लेड स्क्रू रहता है वो कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से पहुँच जाता है मेरा मोशन लेड स्क्रू में, और जब लेड स्क्रू में मोशन पहुँचता है तो लेड स्क्रू से जाता है मेरा कैरिज में, और कैरिज के बाद ये टूल पोस्ट तक जाता है और वो टूल कैरी करता है और कटिंग वगैरह करता है। तो ये डिफरेंट तरह का हम लोग मैकेनिज्म है, यानी कि हेड स्ट्रोक से कैसे हम लोग मोशन को पहुँचाते हैं कैरिज तक, उसको हम लोग बोलते हैं फीड मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। द मोशन इज ट्रांसफर फ्रॉम द हेड स्ट्रोक स्पिंडल टू द कैरिज ऑफ द लेथ मशीन। ये काम होता है मेरा फीड मैकेनिज्म का, ठीक है, ओके। अब इसमें डिफरेंट तरह का हम लोग यूज़ करते हैं गियरिंग, अलग अलग तरह का गियरिंग के यूज़ करके हम लोग फीड मैकेनिज्म पहुंचाते हैं। जैसे कि एंड ऑफ बेड गियर, इसका यूज़ करते हैं, फीड गियर बॉक्स मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, लीड एंड फीड रड मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, एप्रन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म है, ये सभी तरह का यूज़ करके हम लोग हेड स्ट्रोक से कैरिज तक मोशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है, दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट फॉर फीड मैकेनिज्म। बात समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं ये बता दिया हूँ कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता है मोशन। सबसे पहला मेरा हेड स्ट्रोक का स्पिंडल, ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोग बताए थे इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ से हम लोग देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गियर वगैरह रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, वो पहुँचाएगा किसको, स्पिंडल तक। स्पिंडल मेरा रोटरी मोशन को चेंज करेगा और रोटरी मीटर को चेंज करके मेरा गियरिंग तक पहुँचाएगा, और वो पहुँच जाएगा कहाँ पे, फीड बॉक्स के पास, यानी फीड गियर बॉक्स के पास। और फीड बॉक्स में क्या क्या हो जाता है, देखो उसका क्या काम होता है। फीड गियर बॉक्स का काम मेरा हो जाता है, पहली बात यहाँ पे डिफरेंट तरह का साइज ऑफ गियर होता है। अब बोलेंगे स्पिंडल, देखो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किए, जो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट किया वो मेरा स्पिंडल के होते हुए मेरा पहुँच गया फीड गियर बॉक्स में, जहाँ पे डिफरेंट तरह का मेरा गियर्स वगैरह है, जो कि यूज होता है टू चेंज दी फीड रेट एंड स्पीड रोटेशन ऑफ दी फीड रड एंड लेड स्क्रू, जो कि मेरा लेड स्क्रू और फीड रड को का जो स्पीड है उसको घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद मोशन ट्रांसफर हो जाता है, मेरा लेड स्क्रू तक पहुंच गया, ऑब्वियसली बात है, शाफ्ट तक पहुंच गया। अब जो ये फीड रड तक पहुंचा या लेड स्क्रू तक पहुंचा, दोनों आप ले सकते हैं यहाँ पे, फीड रड और लेड स्क्रू। तो फीड रड से मेरे कहाँ तक पहुंच गया, फीड रड के बाद मेरा पहुंच गया लेड स्क्रू तक। अब इसके बाद मोशन ट्रांसफर हो जाता है एप्रन में, और मैंने बताया था कि एप्रन का क्या यूज होता है, मैंने कहा था शुरू में ही कि एप्रन का यूज होता है फीड मैकेनिज्म, जो डायरेक्शन देता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एप्रन से कनेक्टेड होता है बहुत सारा मेरा गियर वगैरह, और उससे कनेक्टेड रहता है मेरा कैरिज, ठीक है। तो कैरिज को अब मेरा मूवमेंट मिल जाता है, तो यहाँ से पहुँच गया कैरिज तक। समझ आया कि नहीं। तो ये मेरा सिंपल सा एक आपका कैसे हम लोग फीड मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किए, स्पिंडल तक पहुँचा मेरा मोशन, उससे बाद पहुँचा मेरा गियर बॉक्स तक, गियर बॉक्स में साइज गियर वगैरह, जिससे हम लोग लेड स्क्रू को और फीड रड को मोशन दे दिए। वहाँ पहुँचने के बाद ये जो है आपका एप्रन तक पहुँच जाता है, और एप्रन में बहुत सारा गियर लगा रहता है, वो मेरा देता है मोशन देता है, प्रोवाइड करता है कैरिज को। कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे हैंड व्हील का यूज़ करते हैं, क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं, जो कि कैरिज में लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग आराम से मूवमेंट करा सकते हैं टूल पोस्ट को, और टूल पोस्ट में रहता है कटिंग टूल मटेरियल, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म आ गया। एंड लास्ट टॉपिक हम लोग का आ गया आज का, जो कि है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म इन लेथ मशीन। थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हाफ नट होता है, और हाफ नट का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दी थ्रेड कटिंग। जब हम लोग लेथ मशीन में थ्रेड कटिंग करते हैं तो हम लोग हाफ नट का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छी फिगर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका चाहे तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा तो कॉपीराइट लग जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ जो फिगर देख रहे हो, ये आपका है लेड स्क्रू। ये क्या है, मेरा लेड स्क्रू है, ठीक है, लेड स्क्रू है, ठीक है, ओके। अब ये देखो यहाँ पे एक मेरा हैंडल दिया गया है, ये हैंडल है कब, जब ये मेरा अभी तक जो है वो इंगेज नहीं है,
ठीक है, ये मेरा डिसएंगेज है। जैसे हम लोग इंगेज करेंगे तो इंगेज करने के साथ क्या हो जाता है, मान लो इसको हम लोग इंगेज कर देंगे, इंगेज करके हम लोग नीचे इसको कर देंगे या फिर ऊपर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में इंगेज नहीं किया गया, ये इंगेज करने जा रहा है और यहाँ पे ये इंगेज हो गया। जब ये इंगेज हम लोग कर देंगे, इसके बाद जब ये मूवमेंट होगा, हम लोग इसको हैंडविल को मूव कराएंगे तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ये काम कहाँ पे आता है, तो ये कब, जब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हाफ नट है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये हाफ नट, ये क्या करता है, ये आपका लेड स्क्रू मान लो इस तरह का था और जैसे यहाँ पे हम लोग ये हाफ नट को यहाँ लगा देते हैं, ये ऊपर से लग जाता है और नीचे से लग जाता है, तो ये क्या करेगा, इसको फिक्स कर देगा, ये पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो जाम के चलते मेरा यहाँ पे क्या करता है, जो कैरिज है वो एक जगह में फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्स हो जाता है तो इसका यूज क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग जैसे मैंने बताया था कि हम लोग थ्रेड कटिंग में यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि हमको चाहिए 12 TPI। अब ये TPI क्या होता है, TPI में इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड पिच इंच, ठीक है, थ्रेड पर पिच इंच, ठीक है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, थ्रेड पर इंच, यहाँ लिख देते हैं थ्रेड पर इंच। यानी कि हम लोग को जैसे अगर बोलेंगे कि हमको चाहिए 12 थ्रेड पर इंच, मतलब हमको चाहिए 1 इंच जब हम लोग मूवमेंट देंगे कैरिज को, या फिर आप समझ लो आप कैरिज में जो लगा रहता है मेरा टूल पोस्ट, उसको अगर 1 इंच से बढ़ाएंगे तो उसमें हमको 12 जो है वो थ्रेड मिलना चाहिए, थ्रेड कट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे। अब इस सेट करने के बाद क्या होगा कि अगर मेरा चक जो है वो मेरा 12 बार राउंड करेगा, 12 बार घूमेगा, तब मेरा टूल जो कटिंग टूल है, ठीक है, जो मेरा टूल कटिंग करेगा वो टूल कटिंग करते हुए ओनली जो है 1 मेरा इंच मूव करेगा, 1 इंच ही आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को जो बच्चा समझ लिया, इसी के ये सारा जो यूज होता है विद द हेल्प ऑफ होता है हाफ नट, ये मेरा हाफ नट का काम होता है, हाफ नट का यही काम होता है। ये जो हम लोग करते हैं, क्या हम लोग बोले, मान लेते हैं हम लोग थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें हम मिटा रहे हैं पहले ये सारा चीज़ को। हमको करना क्या है, थ्रेड कटिंग करना है, और थ्रेड कटिंग में हमको चाहिए कितना, 12 TPI चाहिए, मतलब कि 12 थ्रेड पर इंच चाहिए, मतलब 1 इंच में हमको 12 थ्रेड कट करना है। तो हम लोग क्या करें, हाफ नट को लगा दिए, मतलब इंगेज कर दिए, डिसएंगेज से इंगेज कर दिए, मतलब ये जाके यहाँ पे फिक्स हो गया इंगेज। अब ये मूवमेंट नहीं करेगा, कैरिज जो है वो आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। कितना आप बोलेंगे आगे पीछे एकदम नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग ये सेट कर दिए ना, एक कॉन्फ़िगर, एक सेटिंग हम लोग कर दिए। जैसे मोबाइल में कोई चीज़ सेट होता है ना कि भाई, जैसे हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं कि भाई 12 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है मेरा मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए या फिर मेरा रिकॉर्डिंग बंद होना चाहिए। उसी तरह हम लोग यहाँ पे कर दिए कि मेरा 12 जब थ्रेड कटिंग हो जाएगा तभी के बाद 1 इंच मेरा मूव करना चाहिए टूल कटिंग करते हुए। तो जैसे मेरा चक मेरा 12 बार रोटेट करेगा, 12 बार घूमेगा, तब जाके मेरा जो कैरिज में टूल पोस्ट में लगा हुआ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो मेरा कटिंग करते हुए सिर्फ 1 इंच ही आगे बढ़ेगा। ये आगे इस तरह करके बढ़ेगा। बात समझ में आए? और ये किसके हेल्प से होता है, हाफ नट के हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे तीनों फिगर में दिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो हैंडल कुछ इस तरह का था, और आप थर्ड में देखिएगा हैंडल यहाँ आ गया, ऊपर तरफ चल गया, क्योंकि ये इंगेज हो गया। यहाँ पे इंगेज था और ये आपका डिसएंगेज है, डिसएंगेज दोनों में है। तो जब डिसएंगेज रहता तो ये ऑटोमेटिक यहाँ दोनों तरफ मूव कर सकता है कैरिज, लेकिन जैसे हम लोग इंगेज कर दिए अब ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा, चाह के भी मूवमेंट नहीं होगा। कब होगा, जितना हम लोग सेटिंग किए, जैसे 12 TPI किए हैं, तो जब हम लोग 12 राउंड थ्रेड कटिंग कर लेगा तभी जाके एक पिच, मतलब 1 ही इंच जो है मूव करेगा मेरा थ्रेड कट, यानी कि कटिंग टूल 1 मूव जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं बता दिया सारा चीज़। यहाँ क्या बोला, हाफ नट इज एज ए स्प्लिट नट। ये मेरा कैसा होता है, स्प्लिट मतलब टुकड़ा, नट का टुकड़ा जैसा होता है, 2 टुकड़ा पे बढ़ जाता है। इज यूज टू कटिंग थ्रेड इन दी लेथ मशीन। तो हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेड कटिंग करने के लिए। इट इंगेज और डिसएंगेज, ये इंगेज और डिसएंगेज होता है द कैरिज विद दी लेड स्क्रू। लेड स्क्रू के साथ इंगेज डिसएंगेज होता है ताकि द रोटेशन ऑफ द लेड स्क्रू इज कन्वर्ट इनटू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द टूल टू मूव अलोंग द वर्क पीस, ताकि उसको ट्रांसलेशन मोशन दिया जाए जितना हम लोग चाहें, ठीक है। तो ये काम हो जाता है मेरा किसका, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म इन लेथ मशीन का विद द हेल्प ऑफ हाफ नट, राइट, ओके। फिर यहाँ पे बताया गया था डायरेक्शन ऑफ द कैरिज मूवमेंट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द फीड रिवर्स लीवर ऑन द हेड स्ट्रोक। यानी कि जो हम लोग का कैरिज रहता है, कैरिज का जो मूवमेंट रहता है वो मेरा हेड स्ट्रोक के लीवर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट छोटा छोटा बात मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, वैसे सारा चीज़ को मैं क्लियर करा दिया हूँ पहले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। जैसे यहाँ पे बताया गया वे क्या था, गाइड वे, बेड वे या फिर गाइड वे या फिर वे बोल लो, ये होता क्या है, इट टेक केयर ऑफ मूवमेंट ऑफ द कैरिज एंड टेल स्ट्रोक। जैसे मैंने कहा था गाइड वे जो होता है 2 तरह का होता है,
इनर वे, आउटर वे। इनर वे जो होता है वो होता है यूज होता है मेरा किसके लिए, टेलस्टॉक के लिए, और आउटर वे यूज होता है कैरीज के लिए। ये जो है आपका जैसे यहाँ पे बेड वे दिखाया गया है, ये जो अपर वाला पार्ट है वो होता है आउटर वे, आउटर गाइड वे पूरा बोल लो, ठीक है। और ये वाला होता है इनर वे, ठीक है। ये होता है क्या मेरा इनर वे, INNER, इनर गाइड वे, गाइड वे। उस तरह यहाँ भी है, ये भी आपका हो गया इनर और बाहर वाला हो गया आउटर, ठीक है। आउटर किसके लिए होता है, कैरीज के लिए बाहर में होता है, इनर होता है टेलस्टॉक के लिए। तो ये बताया गया है जो कि मेरा इसी के ऊपर मेरा मूव करता है, कैरीज और टेलस्टॉक, बस मतलब रास्ता है। जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी जो हम लोग बाइक या कार चलाते हैं कहाँ चलाते हैं, रोड में, तो समझ लो कैरीज और टेलस्टॉक कहाँ चलाएंगे, गाड़ी में चलाएंगे, ठीक है, जो कि बेड में ही रहता है एक जगह। फिर बात करते हैं टूल पोस्ट का। टूल पोस्ट क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा था इट्स बोल्टेड ऑन द कैरीज, कैरीज के ऊपर लगा रहता है। जैसे मैंने कहा था कैरीज में बहुत सारा पार्ट होता है, पाँच पार्ट मैंने बताया था। सबसे नीचे आप कहा था एप्रन, एप्रन के ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो पांचों पार्ट के बारे में मैंने बता दिया हूँ, इस फिगर में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है एप्रन, एप्रन के ऊपर होता है मेरा आपका क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर आता है मेरा सेडल, सेडल के ऊपर आता है मेरा कंपाउंड रेस्ट, फिर आता है टूल पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टूल पोस्ट के बारे में बता दिया हूँ कि टूल पोस्ट क्या काम करता है। टूल पोस्ट मेरा कैरीज में सेट रहता है, बोल्टेड रहता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग होल्ड करने में। किसको होल्ड करने में, टूल को, कटिंग टूल को होल्ड करने में, ताकि करेक्ट डायरेक्शन पे हम लोग पोजीशन पे टूल को कट कर सके, मटेरियल को, वर्कपीस को कट कर सके। फिर आ जाता है मेरा क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड मैंने कहा था, क्रॉस स्लाइड का यूज क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोग कटिंग करने में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे कटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस स्लाइड। देखो क्रॉस स्लाइड का कुछ इस तरह का फिगर होता है, ठीक है। ये मेरा क्रॉस स्लाइड है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कैरीज में ही लगा रहता मेरा क्रॉस स्लाइड, यहाँ पे है, ये मेरा जो है ये मेरा क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। ये कैसा डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन मूवमेंट देता है, यानी कि जो स्पिन जो अगर हम लोग चक का लेंगे, एक्सिस लेंगे, इस एक्सिस के मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये मेरा कटिंग करता है आगे पीछे, ठीक है। और हैंडविल जो ये हैंडविल है, ये मेरा हैंडविल है, हैंडविल किस तरह रोटेट करता है, आपके पैरेलल, जो पैरेलल में कटता है, यानी एक्सिस के पैरेलल में मेरा कटिंग करता है। जबकि मेरा क्रॉस स्लाइड इसीलिए नाम ही दिया गया क्रॉस स्लाइड, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरा कट करता है। तो यहाँ बताया गया यूज टू हैंडविल टू फीड इनटू वर्कपीस, इसके लिए होता है। फिर आ जाता है मेरा लेड स्क्रू। लेड स्क्रू क्या आ जाता है, थ्रेडेड रड होता है जो कि मेरा कैरीज के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लेड स्क्रू और फीड रड है, तो इट प्रोवाइड द ऑटोमेटिक फीड टू कैरीज, ये ऑटोमेटिक मेरा फीड देता है कैरीज को, ठीक है। यूज फॉर प्रोवाइडिंग थ्रेड, जैसे मैंने कहा था थ्रेड कटिंग के लिए हम लोग लेड स्क्रू यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ नट। लेड स्क्रू ऑफ द लेथ हैज ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड। देखो ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड करने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस मेरा थ्रेड रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस थ्रेड रहता है थ्रू दी बॉडी। तो वो बताया गया कि थ्रू दी बॉडी मेरा सिंगल जो है मेरा थ्रेड देखने को मिलता है इन लेड स्क्रू, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का आएगा लेक्चर, वो आएगा मेरा एसेसरीज और लेथ अटैचमेंट का। दोनों में डिफरेंस होता है, एक मेरा सपोर्ट करता है और एक मेरा सपोर्ट के साथ साथ वो मेरा कुछ वर्क भी करता है। तो हम लोग देखेंगे कि एसेसरीज और लेथ अटैचमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंटर का, चक का, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक, एंगल प्लेट, मेन ड्रिल, रेस्ट, इसके बाद और बहुत सारा जो मिलिंग अटैचमेंट हो जाता है, ग्राइंडिंग आ जाता है, बोल्ट हो जाता है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास कैसा लगा, आई होप सो क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा तो आपको करना है लाइक, चैनल सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट अभी आप लाइक कर दीजिए।